मित्रों, कल कश्मीर में एक चार्जशीट दाखिल हुई, वो भी 36 साल के बाद। जी हाँ, 36 साल के बाद। आपको 90 के दशक की वो दिन याद होंगे जब कश्मीर से हिंदू और खास करके कश्मीर पंडितों को रलीब गलीब चलीब, यानी या तो इस्लाम अपना लो, घाटी छोड़ दो, या फिर मौत के घाट उतार दिया जाएगा, कोट अनकोट। 15 अप्रैल 1990 को सरला को उनकी हॉस्टल से अगवा कर लिया गया। 4 दिनों तक JLF के आतंकवादियों ने उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया और उनके साथ गैंगरेप किया। 19 अप्रैल को उनका शव जो है श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में मल्ला बाग में सड़क किनारे फेंक दिया गया। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में कुछ बात करेंगे कश्मीर की। मित्रों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक ब्लॉगर की बातें आप सबसे शेयर किया था, आपसे साझा किया था। उस ब्लॉगर ने साफ साफ बताया था कि जैसे ही उसने भारतीय सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उल्लेख किया, उसके आसपास का माहौल अचानक बदल गया। कश्मीर को जन्नत से दोजख बनाने वाले आतंकवादियों की जगह भारतीय सैनिकों को दोषी ठहराया जाने लगा। विरोध करने पर उसे धमकियां दी गई और यहां तक कि कश्मीर की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों के इतिहास को भी विकृत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। बहुत से लोगों ने मुझे कश्मीर विरोधी या फिर इस्लामोफोब बताते हैं इस वीडियो के बाद, लेकिन अब तो मुझे आदत सा ही पड़ चुका है कश्मीरियों का ये जो विक्टिमहुड है, कोट अनकोट, ये विक्टिमहुड वाला नैरेटिव बहुत सालों से चला आ रहा है। जरूरत है इस नैरेटिव को तोड़ने की। मित्रों, कल कश्मीर में एक चार्जशीट दाखिल हुई, वो भी 36 साल के बाद। जी हाँ, 36 साल के बाद। आपको 90 के दशक की वो दिन याद होंगे जब कश्मीर से हिंदू और खास करके कश्मीर पंडितों को रलीब गलीब चलीब, यानी या तो इस्लाम अपना लो, घाटी छोड़ दो, या फिर मौत के घाट उतार दिया जाएगा, कोट अनकोट। ये नारा लगाकर कश्मीर से भगा दिया गया था। सोचिए, इसके बाद भी विक्टिम वो कश्मीर हुए। अजीब, मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि गजब अजब गजब की मजाक है। खैर, अभी चार्जशीट पे वापस आते हैं, बात करते हैं। चार्जशीट की पहले कहानी आपके सामने रखता हूं। 1990 में 27 साल की सरला भट्ट अपनी परिवार की मदद के लिए श्रीनगर के SKMS हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के तौर पर काम कर रही थी। उस समय इलाके में उग्रवाद की धमकियों और हिंसा के कारण उनका समुदाय, जो कश्मीर पंडित है, कश्मीर घाटी छोड़ने को मजबूर हो रहा था। 15 अप्रैल 1990 को सरला को उनकी हॉस्टल से अगवा कर लिया गया। 4 दिनों तक JLF के आतंकवादियों ने उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया और उनके साथ गैंगरेप किया। 19 अप्रैल को उनका शव जो है श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में मल्ला बाग में सड़क किनारे फेंक दिया गया। उनके शरीर पर गोलियों के निशान थे, खून से लथपथ था और हत्यारों ने चाकू से उनकी शरीर पर JLF लिख दिया था। और हाँ, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब सरला का गोलियों से छलनी शव अनंतनाग पहुंचा तो वहां का इलाका पलायन के कारण पहले ही वीरान हो चुका था। अकेले और बेबस शोक में डूबे परिवार को
उनकी अर्थी उठाने के लिए भी पर्याप्त लोग नहीं थे, पर्याप्त लोग नहीं थे। सोचिए, जब परिवार ने किसी तरह से उनका अंतिम संस्कार किया तो 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ स्मशान घाट पर आया और धमकी और उनकी सबको पैरों तले रोन दिया। एक दिन बाद उनकी घर पर ग्रेनेड फेंका गया। उनकी मौत और उनकी बाद हुई घटनाओं से इलाका में दहशत फैल गई। नतीजतन इलाके के कई हिंदू परिवारों ने, जिनमें काजीबाग इलाके में बच्चे सभी परिवार शामिल थे, कश्मीर घाटी छोड़ दी। हालांकि 1990 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन फाइल को दबा दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य जांच एजेंसी SIA को इस मामले को फिर से खोलने में 2025 तक का समय लग गया। कल आपने सुना, इस मामले में 5 आतंकवादियों के नाम के साथ चार्जशीट दाखिल की गई है। अब मैं बताता हूँ, यासीन मालिक मुख्य साजिशकर्ता पहले से ही पुलिस हिरासत में है। खुर्शीद अहमद चालकू गनमैन है, फरार है, संभवतः पाकिस्तान भाग गया। अब्दुल जामिद शेख प्राकृतिक कारणों से पहले ही निधन हो गया। मोहम्मद यूसुफ सूफी प्राकृतिक कारणों से पहले ही निधन हो चुका है। गुलाम मोहम्मद टपलू प्राकृतिक कारणों से पहले निधन हो चुका है। सोचिए, ये घृणित लोग, और कैसे इनकी सोच है, ऐसे अमानवीय घटना ये घटा सकते हैं। ये कोई इंसान नहीं कर सकता है, कोई भी धर्म का हो। क्या आपको सच में लगता है कि शमशान घाट पर आए वे सभी 200 दरिंदे विदेशी घुसपैठिए पाकिस्तानी आतंकवादी या JKLF के सदस्य थे? ये बाहरी नहीं थे, ये उसी कश्मीर के बासिंदे थे। उनमें से कुछ सरला भटके पड़ोसी थे तो कुछ मोहल्ला वाले, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं। यह ऐसे सवाल है जो कई कश्मीर मुसलमान को बहुत असहज कर देते हैं। जैसे ही आप ये मुद्दे उठाते हैं, खासकर तब जब वे अपने समुदाय को विक्टिम दिखाने वाली कहानी पेश कर रहे हो, तो वे आप पर इस्लामोफोब होने का ठप्पा लगा देते हैं या इस तरह के आरोप मढ़ देते हैं। जो भी बात करता है, इस्लामी कट्टरपंथी कई तरह से होते हैं मित्रों, लेकिन कश्मीर वाले सबसे ज्यादा चालाक होते हैं। उनमें से कई लोग निजी तौर पर नास्तिक होने का दिखावा करते हैं, फिर भी उनका सार्वजनिक व्यवहार और राजनीतिक झुकाव बिल्कुल अलग कहानी बयां करता है। उनकी बातों पर आसानी से भरोसा करना बहुत मुश्किल है। ये खुद को दहशतगर्दी का मारा बताने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई में यह है कि उन्हीं दहशतगर्दी को खाना, सुरक्षा और यहाँ तक कि अपनी बेटियों भी मुहैया कराते हैं। यह आपने अभी पहलगाम अटैक के बाद रिलीज वीडियोस में देखा होगा आपने। इसीलिए कश्मीर के मामले में इस्लामोफोब का कोई मतलब नहीं है। कश्मीर के लिए अगर कोई सच है तो वो है, कोट करूं मैं, खाना यहाँ का और बजाना वहाँ का। ये कोट अनकोट। मित्रों, सोच सकते हैं क्या स्थिति था। इंसान जी नहीं सकता था, फिर भी गलती हमारी। खैर, मैं ये विषय आपके सामने छोड़ रहा हूँ, आप ही तय करिए कि आखिर अगर सरकार इतना सारा स्टेप्स ले रहा है देश के लिए, सच कौन है, गलत कौन है? गलत तो है ही वो लोग। कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद न्याय मिल रहा है विक्टिम्स को, और इन लोगों की जो कंटिन्यूअस साहस बढ़ रहा था वो बंद हुआ है। मैं सोचता हूँ कम से कम कश्मीर भारत का है, था, रहेगा। हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है ये। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय कश्मीर, जय भारत।